हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज टोटल में से बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके क्वेश्चन 25 सही हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, वरना आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में। पहला क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, ये आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। यकृत जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका वजन जो लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। या पाचन, विषहरण और पित्त रस निर्माण जैसी कार्य महत्वपूर्ण क्रियाओं में भाग लेता है। या दोहरा कार्य करता है, ग्रंथ के रूप में भी और अंग के रूप में भी कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा में। रक्त का शुद्धिकरण जो होता है गुर्दा में होता है। गुर्दा, जिसे किडनी भी बोलते हैं, शरीर का वह प्रमुख अंग है जो रक्त का शुद्धिकरण करता है। या रक्त से अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन और अतिरिक्त जल को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को फिल्टर करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं, ये आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी, विटामिन बी और सी होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन वह विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और शरीर में संग्रहित नहीं होते। ये विटामिन शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इसकी नियमित आवश्यकता होती है। जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी समूह, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जिसमें होता है B1 जिसका रासायनिक नाम है थाइमन, विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 जिसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन, विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन जिसका रासायनिक नाम है, विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है, तो विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड, और विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम कोबालिन है, और विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन पूछ सकता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है A, D, E और K ये शरीर में वसा ऊतकों में संग्रहित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, ओजोन गैस मुख्यतः किससे मिलकर बनी होती है। ओजोन गैस जो है वह मुख्यतः किससे बनकर बनी होती है, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, O3। ओजोन गैस ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जो 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इसे त्रिपरमाणुक ऑक्सीजन भी कहा जाता है। ओजोन गैस का निर्माण वायुमंडल की समताप मंडल में होता है। पूछ लेता है आपसे कि ओजोन गैस का निर्माण वायुमंडल किस मंडल में होता है, तो समताप मंडल में। या पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। बाकी ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, जल का शुद्धतम रूप क्या है। जल का शुद्धतम रूप क्या है, यह आपसे पूछा है। वर्षा जल है, भूमिगत जल है, नल का पानी है, कुएं का पानी है। चलिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा का जल जो है जल का शुद्धतम रूप है। वर्षा जल प्राकृतिक रूप से वाष्पन और संघनन के बाद गिरता है, इसलिए शुद्धतम रूप में होता है। या पानी, खनिज, लवण और अशुद्धियों से मुक्त होता है जब तक यह प्रदूषित वातावरण के संपर्क में न आए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी वर्षा जल को डिस्टिल वाटर के समकक्ष माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस उपकरण से होता है। उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस उपकरण से होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोकपल से। थर्मोकपल एक ऐसा यंत्र है जो 2 भिन्न धातुओं के जोड़ पर तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न विद्युत वोल्टेज को मापता है या उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो जनरेटर दिया ऑप्शन में, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर जो दिया है वह वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता। मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, लाल रक्त कणिका का जीवनकाल कितना होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, ये आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 120 दिन। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स शरीर
में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल औसतन 120 दिन होता है। इसके बाद ये तिल्ली में नष्ट हो जाती है, इसलिए तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। यह भी पूछ लेता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो तिल्ली स्प्लीन को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है यकृत। यकृत जो है पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है और शरीर के दाहिनी ऊपरी पेट में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य है पित्त रस का निर्माण, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। यकृत का वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन का प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में आमतौर पर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। इसमें आर्गन और कभी कभी नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ये गैसें टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाती हैं और इसे लंबे समय तक गर्म रहने में मदद करती हैं। ऑक्सीजन जैसी गैसों फिलामेंट को जला देते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है। मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कॉर्निया। कॉर्निया जो है वह प्रकाश को फोकस करता है। कॉर्निया आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग होता है। यह आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश को मोड़ता है और उसे लेंस की ओर फोकस करता है। प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा ही होता है, जिससे वस्तु की साफ छवि रेटिना पर बनती है। रेटिना पर छवि बनती है लेकिन वह फोकस नहीं करता। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होती है। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बनता है तो यह चमकीला लाल रंग देता है, और जब यह ऑक्सीजन मुक्त होता है तो थोड़ा गहरा लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के कार्य का है तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ अंश भी ले जाता है, रक्त को रंग देता है। या चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण के रूप में। अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ऊर्जा विकिरण के रूप में आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है। द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनत्व और गहराई पर। द्रव का दाब उस द्रव के घनत्व और द्रव के भीतर किसी बिंदु की गहराई पर निर्भर करती है। इसलिए इसका गणितीय सूत्र जो होता है दाब बराबर घनत्व गुणे गुरुत्व गुणे ऊंचाई होता है। एग्जाम बिंदु से बात करें तो गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है, सतह पर दाब स्थिर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये आपसे पूछा। इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, सभी राइट आंसर लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यहीं पर अगर सेल्सियस होता तो 37 डिग्री सेल्सियस होता। यह वह औसत तापमान है जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्य स्थितियों में पाया जाता है। तापमान अधिक अगर होगा तो बुखार होगा, तापमान कम होगा तो हाइपोथर्मिया होगा। तापमान मापन जो होता है थर्मामीटर से किया जाता है क्लिनिकल तौर पे, क्लिनिकल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आँख की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है। आँख की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टी और स्पष्ट बनती हैं। आँख के लेंस द्वारा रेटिना पर उल्टी लेकिन स्पष्ट छवि बनती हैं। बाद में मस्तिष्क उस छवि को सही दिशा में करता है। रेटिना पर छवि जो होती है उल्टी और स्पष्ट होती है। छवि को मस्तिष्क सीधी करके पहचानता है। रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं। कोन कोशिकाएं जो होती रंगों को पहचान करती है। रॉड कोशिकाएं जो होती मंद प्रकाश में देखने का कार्य करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती हैं।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में 78% पाया जाता है। उसके बाद में ऑक्सीजन है जो 21% पाया जाता है। उसके बाद में आर्गन जो 0.93% पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% पाया जाता है। बाद में हीलियम, हाइड्रोजन आदि 0.01% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है जीवों के प्रोटीन निर्माण और डीएनए संरचना के लिए आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सौर ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सौर ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकिरण सिद्धांत पर कार्य करती है। सौर ऊर्जा मुख्यतः विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सूर्य से ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। यह ऊर्जा बिना किसी माध्यम के रिक्त अंतरिक्ष से होकर भी यात्रा कर सकती है, यही विकिरण का गुण है। सौर पैनल सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसका उपयोग हीटर, कुकर, बैटरी या लाइटिंग सिस्टम आदि में होता है। यह एक नवीनकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन द्वारा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन होती है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। शरीर के ऊतकों तक पहुंचने के बाद यह ऑक्सीजन छोड़ देता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों में लौटता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गैसों का आयतन तापमान के साथ किस प्रकार बदलता है। गैसों का आयतन तापमान के साथ किस प्रकार बदलता है। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो गैसों का आयतन अगर बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ता है। गैसों का आयतन तापमान बढ़ने पर बढ़ता है और तापमान घटने पर घटता है यदि दाब को स्थिर रखा जाए। यह सिद्धांत चार्ल्स का नियम कहलाता है। चार्ल्स का नियम क्या है, तो जब किसी गैस का दाब स्थिर रखा जाता है तो उसका आयतन तापमान के समानुपाती होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप गुब्बारे को गर्म करते हैं तो उसका आकार आयतन बढ़ जाता है, यही चार्ल्स का नियम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है यह आपसे पूछा है। तो जंग लगना जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जंग लगना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है ये आपसे पूछा है। तो अधिकतम जो होता है वह निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका। बाकी वायु में जो है 2.997 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लगभग निर्वात के बराबर होता है। जल में जो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या कम है। और कांच में सबसे कम 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कम है सबसे। कारण क्या है, तो माध्यम जितना घना होता है प्रकाश की गति उतनी धीमी हो जाती है। निर्वात में कण नहीं होते इसलिए कोई अवरोध नहीं जिससे प्रकाश अधिकतम वेग से चलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं। ऊतक जो है वह किससे मिलकर बने होते हैं ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं ऊतक। ऊतक सामान्य संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक विशिष्ट कार्य करती हैं। उदाहरण के तौर पर मांसपेशियों ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजित ऊतक आदि। कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं। ऊतक की संकल्पना को जीव विज्ञान में कोशा सिद्धांत के बाद स्पष्ट रूप से समझा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाचन क्रिया पेट में किस अम्ल की उपस्थिति में होती है। पाचन क्रिया जो होता है पेट में वह किस अम्ल की उपस्थिति में होती है आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। यह अम्ल पेट के अंदर भोजन को तोड़ने में सहायता करता है। पेप्सिन एंजाइम इसी अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय होता है। इस अम्ल को जो HCl बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रोगाणु को मारता है। म्यूकस इसकी तीव्रता से पेट की रक्षा करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न को हम लोग अभी ऊपर भी डिस्कस करते हैं तो उसका राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। किस द्रव्य में प्रकाश की चाल सबसे धीमी होती है। किस द्रव्य में प्रकाश की चाल सबसे धीमी होती है आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कांच में। कांच में प्रकाश की चाल सबसे धीमी होती है। माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश उतना धीमा होगा। निर्वात में अधिकतम चाल होती है, कांच में सबसे कम चाल होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हड्डियों और दांतों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है।
हड्डियों और दांतों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट से। हड्डियों और दांतों का प्रमुख घटक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। विशेष रूप से यह हाइड्रिक्स हाइड्रॉक्सी एपेटाइट नामक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम के द्वारा लगेगा। अगर यही क्वेश्चन पूछा होता कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा होता है, और पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो फाइलम द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो शरीर के कुल द्रव्यमान का लगभग 65% तक होता है। यह मुख्य रूप से पानी और जैविक अणुओं जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है, डीएनए की दो श्रृंखलाएं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। डीएनए की दो श्रृंखलाएं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बांड के द्वारा। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की दो श्रृंखलाएं डबल हेलिक्स संरचना में होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से नाइट्रोजनी बेस एडेनिन जो है टी थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं, और जी गुआनिन जो है साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, लीवर किस विटामिन को संग्रहित करता है। लीवर जो है किस विटामिन को संग्रहित करता है, ये आपसे पूछा है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से ब्लाइंडनेस रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। लीवर जिसे यकृत बोलते हैं, शरीर में विटामिन ए का मुख्य भंडार होता है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है और भविष्य में आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। लीवर इसके अतिरिक्त विटामिन डी, ई और B12 को भी संग्रहित करता है, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से विटामिन ए है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए किया जाता है। किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए किया जाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन को मंद करने यानी धीमा करने के लिए मॉडरेट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट एक समान और प्रभावी मॉडरेट है जो तेज न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है, ताकि वह यूरेनियम 235 जैसे ईंधन से बेहतर प्रतिक्रिया कर सकें। धीमे न्यूट्रॉन परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में अधिक कारगर होते हैं। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन। टोटल आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं या जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। चलिए अब आज की वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पेट में किस अम्ल की उपस्थिति में होती है। पाचन क्रिया जो है पेट में किस अम्ल की उपस्थिति में होती है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।